कंपनीज कैसे अपनी बुक्स को कुक करती हैं कि 2 पार्ट की सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने कई क्रिएटिव अकाउंटिंग ट्रिक्स और टेक्निक्स की जांच की जिसे कंपनीज अपने रेवेन्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए एम्प्लॉय करती हैं। हमने गौर किया कि किस तरह कंपनीज रेवेन्यू बुकिंग पीरियड को एक्सटेंड करती हैं, कि किस तरह वर्क से एक्सेस सेल्स रिकॉर्ड किया जाता है और किस तरह लीज ट्रांजैक्शंस में रेवेन्यूज को मैनिपुलेट किया जाता है। रेवेन्यू की स्ट्रेचिंग के अलावा हमने उस वीडियो में कुछ बोगस टेक्निक्स को भी डिस्कवर किया कि किस तरह कंपनीज आउट ऑफ थिन एयर रेवेन्यू क्रिएट करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को यूजफुल पाया होगा और इस वीडियो में हम फनल के निचले सिरे की जांच करेंगे, यानी कैसे कंपनीज अनप्रिंसिपल्ड अकाउंटिंग स्ट्रैटेजीज के एक कॉम्बिनेशन को यूज करने के जरिए प्रॉफिट नंबर्स को मैनिपुलेट करती हैं और अपनी अर्निंग्स को बूस्ट करती हैं। इस वीडियो ने सीरीज के पिछले वीडियो की तरह बुक फाइनेंशियल शेनानिगन्स से हेविली बोरो किया है, जो हमारी राय में ऐसे हर एक व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए जो स्टॉक्स में मनी इन्वेस्ट करता है। चाहे आप खुद रिसर्च करें या दूसरों पर भरोसा करें, जरूर याद रखें यह वीडियो बनाने का हमारा पर्पस पूरी तरह एजुकेशनल है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजैक्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सपेंसेस छुपाने का एक काफी आसान तरीका यह बहाना होगा कि आपने कभी बिल या इनवॉइस देखा ही नहीं, और जबकि कुछ कंपनीज अनरिपोर्टेड वेंडर एक्सपेंसेस के लिए मंथली या क्वार्टरली प्रोविजन करती हैं, लेकिन अगर आप खर्चों को छुपाना और एक हायर इनकम शो करना चाहते हैं तो बस उस इनवॉइस को छुपाना इसके लिए सबसे आसान तरीका होगा। अब वेंडर्स की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल प्लॉय ये है जो कुछ कंपनीज आर्टिफिशियली एक्सपेंस को कम करने के लिए यूज करती हैं, और वो है सप्लायर से शैम रिबेट रिसीव करना। अब देखें ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए एक कंपनी है और आप अपने सप्लायर को कंफर्म करते हैं कि आप अगले साल 10 लाख रुपए के बराबर के ऑफिस सप्लाईज खरीदेंगे। अब आप और वेंडर जानते हैं कि इन ऑफिस सप्लाईज की एक्चुअल कॉस्ट केवल 9 लाख रुपए है। इस ऑर्डर के एक्सचेंज में मान लें कि आप इस सप्लायर को अपफ्रंट रिबेट के रूप में 1 लाख रुपए पे करने के लिए भी कन्विंस करते हैं, जो आपकी कंपनी तब इसे प्रॉम्प्टली इस क्वार्टर के लिए ऑफिस एक्सपेंस में कमी के रूप में रिकॉर्ड करती है। तो इफेक्टिवली इस ट्रिक का यूज करने के द्वारा आपने इसी क्वार्टर में अपने प्रॉफिट को 1 लाख रुपए प्रीपोन कर लिया है। अगर कोई कंपनी वेंडर्स के साथ ऐसा करती है तो यह सिंगल ट्रिक पॉसिबली कंपनी को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट दिला सकती है। अब एक इन्वेस्टर के रूप में इस तरह की अनप्रिंसिपल्ड एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका वेंडर से किसी भी अनयूजुअल कैश फ्लो को सस्पिशन के साथ देखना है। आखिरकार एक नॉर्मल ट्रेंड में कैश को कंपनी से वेंडर की तरफ फॉलो होना चाहिए, इसकी दूसरी तरफ से नहीं। रिजर्व शब्द कंपनी के प्रॉफिट के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जिसे फ्यूचर के किसी सिचुएशन को पूरा करने के लिए अलग रखा जाता है या बिजनेस में रिटेन किया जाता है, और रिजर्व रखने से कंपनी को फाइनेंशियल तरीके से स्टेबल होने में हेल्प होती है। अब रिजर्व का यूज कई सिचुएशन के लिए किया जाता है, जैसे कंटिंजेंसीज को पूरा करना, लोन को पे बैक करना, डिविडेंड पेमेंट को स्टेबलाइज करना, ग्रोथ एक्सपेंशन वगैरह। और एक प्रैक्टिस के रूप में रिजर्व रखना आमतौर पर अकाउंटिंग कम्युनिटी के भीतर जनरली अप्रिशिएट किया जाता है। बहरहाल जिसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता वो है किसी कंपनी के प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए रिजर्व को क्रेडिट करना। एग्जाम्पल के लिए रिजर्व के साथ क्या होता है जब इसे सर्विस वारंटीज में रखा जाता है। आप देखें कि कंपनीज अक्सर अपने प्रोडक्ट के साथ महंगी वारंटी बंडल करती हैं, जिनका एम उस समस्याओं को कवर करना होता है जो परचेजेस के सालों बाद पैदा हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट इस पर 2 साल की वारंटी मिलेगी, जो एक डिफेक्टिव पार्ट के रिपेयर या रिप्लेसमेंट की गारंटी देगा।
अब प्रूडेंट अकाउंटिंग के लिए कंपनीज को इस वारंटी से जुड़े कॉस्ट को एड्रेस करने के लिए अपने बुक्स में एक रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत होती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मैनेजमेंट वारंटी एक्सपेंस के रिकॉर्डिंग को मैनिपुलेट भी कर सकता है। अगर ये बहुत थोड़ा चूज करता है तो प्रॉफिट शूट अप करता है, और अगर ये बहुत ज्यादा चूज करता है तो प्रॉफिट कंस्ट्रेंड होता है। एक इन्वेस्टर के रूप में इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका रेवेन्यू के परसेंटेज के रूप में वारंटी रिजर्व के क्वार्टरली ट्रेंड को वॉच आउट करना है। अगर आपको इस नंबर में गिरावट दिखती है तो यह संकेत है कि वारंटी ऑब्लिगेशंस के एक अंडर अक्योरिंग के कारण अर्निंग्स इन्फ्लेट हो सकती है। कंपनीज द्वारा एक्सपेंसेस को कम करने के लिए यूज किया जाने वाला एक कॉमन ट्रिक उन्हें कैपिटलाइज करना है। एग्जाम्पल के लिए मान ले कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना एनुअल टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। इसका सोल्यूशन जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर में एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करना है जो लगभग 100 करोड़ रुपए का होगा। इस इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह कहना आसान है, लेकिन ऐसा कर पाना कठिन है, जो केवल 80 करोड़ के रेवेन्यू की ही उम्मीद कर रही है। तो यह कंपनी क्या करती है? वेरी सिंपली, यह कंपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट करने के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इग्नोर करती है और इसकी जगह एडवर्टाइजिंग को एक एसेट के रूप में ट्रीट करती है। इसलिए यहां क्रिएटिव थॉट, या मैं कह सकता हूं कि यहां जस्टिफिकेशन यह है कि एडवर्टाइजिंग 1 या 2 क्वार्टर तक कंपनी को बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन हो सकता है 4 सालों में पहुंचाए, जो मेरा विश्वास कीजिए बिल्कुल ही अनयूजफुल है। बहरहाल किसी भी अकाउंटेंट के लिए यह उनके अकाउंट के बुक्स में कुछ सिंपल एंट्रीज करने जैसा होगा। तो 100 करोड़ का अमाउंट एसेट कॉलम के तहत बैलेंस शीट में ले जाया जाता है और 25 करोड़ के सम को 4 साल का एमोटाइजेशन रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज किया जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि कंपनी को अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने के लिए मिलता है, और यह ऐसा अपने प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स को खतरे में डाले बिना करती है। अब ऑन द फेस ऑफ इट, एडवर्टाइजिंग जैसे एक्सपेंस को भुनाना कुछ लोगों को हार्मलेस लग सकता है और कुछ लोगों को यह यूजफुल भी लग सकता है, क्योंकि यह कंपनी को नियर टर्म में एक हेल्दियर एबिटडा शो करने में कैपेबल बनाता है। बहरहाल, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करने का यह अप्रोच साल दर साल जारी रहता है तो जल्द ही कंपनी के पास डेप्रिसिएशन आइटम्स का एक लार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जो संभावित रूप से कई सालों तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को खत्म कर सकती है। शुक्र है, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिस पर इन्वेस्टर इस प्रैक्टिस का पता लगाने के लिए भरोसा कर सकते हैं। इनमें शामिल है कोई भी अनवारंटेड प्रॉफिट मार्जिन मूवमेंट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड गिरावट, और बेशक कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट। असल में ऐसा माना जाता है कि यह कैपिटलाइजिंग ट्रिक एक ऐसी चीज है जिसको लेकर ऐसी कंपनीज से सुपर केयरफुल रहना चाहिए जिनका आईपीओ आने वाला है। आप देखें कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दिखाना एक सफल आईपीओ प्लेबुक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रमोटर्स इसके लिए कुछ भी करेंगे, जिसमें हाई प्रॉफिट नंबर्स दिखाने के लिए मार्केटिंग एक्सपेंसेस का कैपिटलाइजेशन शामिल है। इसलिए अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ने के लिए टाइम ले रहे हैं तो यह अवश्य देखें कि किन खर्चों को कैपिटलाइज किया जा रहा है। ज्यादातर बड़ी कंपनीज के पास एक प्रिटी एक्टिव M&A टीम होती है, जो हमेशा कंपनीज की खरीद और बिक्री की तलाश में रहती है। बेशक चूंकि ये वन टाइम इवेंट्स होते हैं, ये लॉजिकल है कि इन ट्रांजैक्शंस से हासिल किसी भी प्रॉफिट या लॉस को अलग ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कंपनीज के ऑनगोइंग ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन अगर हम इस फैसले को एक अनप्रिंसिपल्ड कंपनी में किसी क्रिएटिव अकाउंटेंट पर छोड़ दें, तो इनमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि वो इन इवेंट्स से लाभ उठाने का कोई तरीका खोज लेगा। एग्जाम्पल के लिए, बुक फाइनेंशियल शेनानिगन्स शो करती है कि किस तरह IBM ने इसी तरह के सिचुएशन का यूज अपने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट को शो करने में किया। आप देखें कि 1999 में IBM एक बुरे दौर से गुजर रही थी और इसके रेवेन्यू की तुलना में इसकी कॉस्ट तेजी से बढ़ रही थी। एज अ कॉन्सिक्वेंस,
सभी को उम्मीद थी कि मैनेजमेंट साल के लिए एक फ्लैट या सिंगल डिजिट ग्रोथ शो करेगा, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए आईबीएम ने अपनी ऑपरेटिंग इनकम में 30% और नेट प्रॉफिट में 21.9% इंक्रीज रिपोर्ट किया। यहां दिए गए टेबल से पता चलता है कि ऑपरेटिंग इनकम और नेट प्रॉफिट में इस इंक्रीज की प्रमुख वजह कंपनी के SG&A एक्सपेंसेस यानी सेलिंग, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में भारी कमी थी। अब SG&A एक्सपेंसेस आमतौर पर रेवेन्यू और कॉस्ट में ग्रोथ के अनुरूप बढ़ते हैं, जो हमारे मामले में 7 से 9% के बीच था। और इस तरह इससे थोड़ा झटका लगा जब आईबीएम ने रिपोर्ट की कि ये एक्सपेंसेस बढ़े नहीं थे, बल्कि 11.6% तक कम हो गए थे। इसके बारे में पता तब चला जब कुछ डिलिजेंट इन्वेस्टर्स ने गहराई से छानबीन की, तो ऐसी जानकारी मिली कि आईबीएम ने असल में SG&A एक्सपेंसेस में कमी के रूप में $4 बिलियन के गेन का नेट ऑफ किया था, जो उसने अपने एक बिजनेसेस को बेचकर बनाया था। दूसरे शब्दों में, आईबीएम ने उस साल के लिए अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कुछ हिस्सों को छुपाने के लिए बिजनेस की बिक्री से एक नॉन ऑपरेटिंग गेन का मैजिकल यूज किया। असल में अगर हम SG&A एक्सपेंसेस से $4 बिलियन के गेन को एडजस्ट आउट कर दें, तो हम प्रॉब्लम के एक्चुअल एक्सटेंट को देख सकते हैं। जैसा कि टेबल शो करता है, आईबीएम जो 21.9% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ शो कर रहा था, वो असल में 20.2% की एक डी ग्रोथ रही होगी। यहां ये एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फुटनोट्स को पढ़ने के महत्व को शो करता है, क्योंकि आमतौर पर यही वो जगह है जहां अनस्क्रप्युलस मैनेजमेंट टीम्स अक्सर अपने प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए अपने एक्सपेंसेस को छुपाते हैं। किसी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को आमतौर पर दो सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ऑपरेटिंग पार्ट है, जिसमें जनरेट किया गया रेवेन्यू और बिजनेस रन करने के रेगुलर पार्ट के रूप में इनकर्ड एक्सपेंसेस शामिल हैं। और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन है, जहां अनरिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस जाते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट से हासिल किया गया प्रॉफिट या लॉस, फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस, किसी सब्सिडरी का सेल, किसी फैक्ट्री का सेल वगैरह जैसे आइटम शामिल हैं। अब इन्वेस्टर, जिसमें आप और मैं शामिल हैं, हम आमतौर पर किसी कंपनी के हेल्थ को असेस करने में ऑपरेटिंग इनकम पार्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके लिए बहुत सारे लॉजिक हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि यह कुछ कंपनीज को अनुचित तरीके से नॉन ऑपरेटिंग गेन्स को ऑपरेटिंग सेक्शन में शिफ्ट करने के लिए एक बड़ा इंसेंटिव देता है, और कन्वर्सली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉस को P&L अकाउंट के नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन में शिफ्ट कर देता है। इसलिए जबकि इस शिफ्टिंग या इनकम के मिसक्लासिफिकेशन का नेट प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यह इन्वेस्टर के लिए एक बहुत मिसलीडिंग पिक्चर क्रिएट कर देता है। असल में नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बिलो द लाइन शिफ्ट करने के सबसे कॉमन तरीकों में से एक इसे वन टाइम कॉस्ट के रूप में राइट ऑफ कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी कुछ अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस को बंद कर देना चाहती है। अब ये कुछ ऐसा है जो कंपनीज अक्सर करती हैं, और आइडियली इसे बिजनेस की नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग का हिस्सा माना जाना चाहिए। लेकिन एक ब्रांच को बंद करने के कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉय को सेवेरेंस पे करना, ऑफिस लीज को ब्रेक करने के लिए पेनल्टी देना, इक्विपमेंट की शिफ्टिंग वगैरह। अब आइडियली इन कॉस्ट को साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी उन्हें ऑपरेटिंग सेक्शन से अलग रखना चाहती है, तो थोड़ा क्रिएटिव होकर वो ऐसा कर सकती है। जैसे इस मामले में कंपनी ब्रांचेस को बंद करने को एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के रूप में प्रेजेंट कर सकती है, और फिर उन्हें P&L अकाउंट के नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन में एक वन टाइम चार्ज के रूप में रिकॉर्ड कर सकती है। इस तरह कंपनी ने एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया है, और इसका कोई भी एविडेंस लगभग हमेशा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट्स में छुपा होगा। याद रखें, अकाउंटिंग गाइडलाइंस को यूज करना एब्सोल्युटली फाइन है, लेकिन अकाउंटिंग गाइडलाइंस के ऑपोजिट कुछ करना गलत है। किसी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को मैजिकली इंप्रूव करने का एक और ट्रिक एक मनी लूजिंग डिवीजन को बेचने की अनाउंसमेंट के साथ होती है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझें। तो हमारे पास एक कंपनी है जिसके 3 डिविजन्स हैं, A, B और C। डिवीजन A का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ है, डिवीजन B का 2.5 करोड़ है, जबकि स्ट्रगलिंग डिवीजन C को
4 करोड़ का नुकसान होता है। जब हम इसे एक साथ जोड़ते हैं यानी 1 प्लस 2.5 माइनस 4, तो हमें बिजनेस के लिए 50 लाख का एक कंसोलिडेटेड लॉस प्राप्त होता है। अब ये कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी की तरह एक विजिबल लॉस नहीं शो करना चाहती, तो ये क्या करती है? बहुत सिंपली ये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में डिवीजन सी को सेल के लिए रखने का फैसला करती है और इसे एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के रूप में अकाउंट करती है। ऐसा करने में 4 करोड़ का वो पूरा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑपरेटिंग सेक्शन से नॉन ऑपरेटिंग साइड में चला जाता है, जो इस लॉस को इग्नोर करने वाले इन्वेस्टर्स के चांसेस को इंप्रूव कर देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस इंटर P&L अकाउंट मूवमेंट के बावजूद कंपनी 50 लाख के कंबाइंड लॉस के साथ सभी 3 डिविजन्स को ऑपरेट करना जारी रखती है। बहरहाल जब बात रिपोर्टिंग पर आती है तो ये 3.5 करोड़ की ऑपरेटिंग इनकम रिपोर्ट करती है और 4 करोड़ की अनइम्पॉर्टेंट नॉन ऑपरेटिंग लॉस रिपोर्ट करती है। ये एक अकाउंटिंग ट्रिक है जिसे हमने अक्सर डिसऑनेस्ट कंपनीज द्वारा होते हुए देखा है और कुछ ऐसा है जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर इस पर अधिक ध्यान देंगे। इनोवेटिव, क्रिएटिव और एग्रेसिव, ये उस तरह के शब्द नहीं है जिन्हें आप अकाउंटिंग जैसे फंक्शन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हमारे 2 पार्ट के वीडियो सीरीज से कोई एक बात सीखी है तो वो ये है कि अकाउंटिंग भी किसी भी दूसरे फंक्शन की तरह जिन्हें बिजनेस कंट्रोल करता है उतनी ही इमेजिनेटिव और करप्टेबल हो सकती है। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह कंपनीज कई क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस का यूज करने के द्वारा या तो बढ़ाकर या खर्चों को छुपाकर अपने एक्चुअल प्रॉफिट को पर्पसफुली मिस रिप्रेजेंट कर सकती है। इनमें से कुछ ट्रिक और टेक्निक्स तो आउटराइट फ्रॉड्स हैं, जबकि कुछ वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग गाइडलाइन से डेविएट करती हैं। समय के साथ हमने इन प्रैक्टिसेस को केवल बढ़ते और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते देखा है, जो हमारी इस अपील को और मजबूती से सामने रखता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के ऑपरेशंस में बेहतर इंसाइट पाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टॉप टू बॉटम तक पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। एक इन्वेस्टर के रूप में उन सिग्नल्स को देखने की आदत डालें जो शो करते हैं रेवेन्यू का ओवर एस्टिमेशन, जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में सीखा, डिप्रिसिएशन चार्जेस को कम करना, एक्सपेंसेस को डिले करना, कंटिंजेंट लायबिलिटीज की मास्किंग, इन्वेंट्री का मैनिपुलेशन, एक्सपेंसेस का इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कंपनी द्वारा यूज की गई अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई दूसरे अनयूजुअल चेंजेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों वीडियोस के बीच हम ऐसे कई सिचुएशंस को प्रेजेंट करने में कैपेबल रहे हैं कि कैसे कुछ अनसेवरी कंपनीज इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने के लिए क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज करती हैं। मैं सबको इस सब्जेक्ट पर और ज्यादा पढ़ने के लिए स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा और अगले कुछ महीनों में हम ये श्योर करेंगे कि ईटी मनी यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा केस स्टडी प्रेजेंट की जाए। समय निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ अगले सप्ताह मिलूंगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.